पिछले कुछ हफ्तों से भारत और तुर्की के बीच जो तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वह अचानक भीषण आग में बदल गया, जिसने भूमध्य सागर के शांत जल को भी दहला दिया। और यह ऐसा मोड़ था जिसकी कल्पना किसी भी राजनयिक या सैन्य विश्लेषक ने नहीं की थी कि हालात इतनी तेजी से इस स्तर पर पहुंच जाएंगे। यह कहानी शुरू होती है भारत के सबसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद से, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भूमध्य सागर की ओर अपनी पूरी गति से बढ़ रहा था। अपनी समुद्री शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक बनकर, और तभी जब त्रिकंद अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के उस महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंचा जहां से कई व्यापारिक मार्ग और रणनीतिक गलियारे गुजरते हैं, अचानक तुर्की की नौसेना के तीन भारी और आक्रामक युद्धपोत एक सोची समझी रणनीति के तहत एक समन्वित और खतरनाक घेराबंदी करते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया, मानो किसी शिकार को फंसाया जा रहा हो। और पल भर में ही पूरे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी और तनाव छा गया, जब त्रिकंद के रेडियो पर एक ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, जिसने भारतीय नौसैनिकों के कान खड़े कर दिए। आवाज ने सीधे और दो टूक शब्दों में कहा, यह तुर्की का सुरक्षा क्षेत्र है, अपनी पहचान बताओ और तुरंत अपने इरादे स्पष्ट करो। इस अप्रत्याशित और आक्रामक चुनौती ने आईएनएस त्रिकंद पर एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। यह वह स्थिति थी जिसके लिए हर नौसैनिक प्रशिक्षित होता है, लेकिन जिसका सामना करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। त्रिकंद के अनुभवी कप्तान ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, आपके अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर, कृपया दूरी बनाए रखें और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन न करें। लेकिन तुर्की नौसेना ने भारतीय कप्तान के संयम को उनकी कमजोरी समझा और अपने रुख से टस से मस नहीं होते हुए उन्होंने फिर से आदेश दोहराया, यह हमारी सुरक्षा जांच है, आप तुरंत अपनी दिशा बदलिए, अन्यथा बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबको पता था, यह महज कोई सुरक्षा जांच या सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। यह सीधे तौर पर ताकत दिखाने और भारत को नीचा दिखाने का एक आक्रामक तरीका था। तुर्की भारत की लगातार बढ़ती नौसैनिक शक्ति, उसकी वैश्विक पहुंच और भूमध्य सागर में उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति को परखना चाहता था। साथ ही एक स्पष्ट और कड़ी चेतावनी देना चाहता था कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत का दखल उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और उसी पल समुद्र की सतह के नीचे एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी तनाव पैदा हो गया, जैसा कि किसी शांत और विशाल शेर के सामने किसी ने जानबूझकर चुनौती फेंक दी हो। भारतीय नौसेना ने इस चुनौती का जवाब देने से पहले वही किया जो एक जिम्मेदार और परिपक्व वैश्विक शक्ति का पहला कर्तव्य होता है, संयम और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन। त्रिकंद से स्पष्ट और ऊंची आवाज में एक अंतिम संदेश भेजा गया, हम फिर दोहराते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, कृपया तुरंत पीछे हट जाएं और किसी भी अनावश्यक टकराव से बचें। लेकिन तुर्की ने जैसे यह शब्द सुने ही नहीं या जानबूझकर अनसुना कर दिया, बल्कि अपने तीनों जहाजों को और भी करीब ले आया। घेराबंदी इतनी कस गई कि अब दूरी इतनी कम बची थी कि किसी भी वक्त एक छोटी सी गलती, एक चूक, एक गलत फैसला भीषण सैन्य टकराव को जन्म दे सकता था। समुद्र की लहरें ऊपरी तौर पर शांत और सामान्य थीं, लेकिन पानी के नीचे का माहौल सचमुच बारूद से भरा हुआ था। किसी भी पल चिंगारी भड़क सकती थी। और ठीक उसी पल नई दिल्ली में भारत के रक्षा और कूटनीति के सर्वोच्च गलियारों में रेड अलर्ट बज चुका था। रक्षा मंत्रालय से लेकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या किया जाए, भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्योंकि यह कोई मामूली नौसैनिक झड़प या गलत फहमी नहीं थी, यह एक नाटो सदस्य देश द्वारा भारत की संप्रभु उपस्थिति और वैश्विक महत्व को दी गई एक खुली निर्लज्ज चुनौती थी। दिल्ली ने तुरंत कमान अपने हाथों में ली और सीधे अंकारा यानी तुर्की की राजधानी के लिए एक अत्यंत कड़ा और बिना लाग लपेट वाला संदेश भेजा गया, 8 घंटे के भीतर बिना किसी शर्त के अपने जहाजों को पीछे हटाओ, वरना भारत निर्णायक और अपरिवर्तनीय कदम उठाएगा। यह अल्टीमेटम तुर्की के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था, क्योंकि वे भारत से इतनी तेज और कठोर प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रातों रात तुर्की के राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकारों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें तुर्की की नौसेना कमांड, खुफिया एजेंसियां और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मेज के चारों ओर गंभीर मुद्रा में बैठ गए।
सबके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें भली भांति पता था कि भारत अब कोई हल्का देश नहीं है। वह एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जिसके पास वह अभूतपूर्व शक्ति है जो समंदर के नीचे से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचती है, और जिसने दशकों से चले आ रहे क्षेत्रीय समीकरणों को बदल दिया है। उधर दिल्ली में भी माहौल उतना ही गंभीर और विचारोत्तेजक था। प्रधानमंत्री कार्यालय के वॉर रूम में तीनों सेनाओं के प्रमुख और शीर्ष रणनीतिक सलाहकार मौजूद थे। लगातार स्थिति की हर पल की रिपोर्टें आ रही थीं और हर संभावित कदम पर गहन चर्चा हो रही थी। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण मौका था जब भारत ने किसी नाटो सदस्य देश को इतने सीमित और कठोर समय में अल्टीमेटम दिया था। और इस बार संदेश में केवल शब्दों का वजन नहीं था, बल्कि भारत के निर्भीक और अडिग इरादों का स्पष्ट प्रतिबिंब था। दूसरी ओर तुर्की के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर उच्चतम अलार्म बज चुके थे। उनके रडार स्क्रीन पर भारतीय जहाजों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत को 24 घंटे हर सेकंड मॉनिटर किया जा रहा था। युद्धपोतों के इंजन गर्जना शुरू कर चुके थे और सैनिकों को तुरंत इमरजेंसी मोड में तैनात कर दिया गया था, मानो वे किसी आसन्न युद्ध की तैयारी कर रहे हों। लेकिन तुर्की यह नहीं जानता था कि अब हालात उसके अपने नियंत्रण से पूरी तरह बाहर निकल चुके थे। भारत ने इस मुद्दे को केवल एक साधारण चेतावनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अत्याधुनिक उपग्रहों, सैटेलाइट्स और ओशियन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए पूरे भूमध्य सागर की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी शुरू कर दी थी। तुर्की के जहाजों का हर दांव, उनका हर सिग्नल, उनकी हर गतिविधि एक एक करके नई दिल्ली की केंद्रीय स्क्रीन पर सीधे और लाइव दिख रहा था। तुर्की चाह रहा था कि दुनिया से इस पूरी घटना को छिपाए रखा जाए, ताकि उसकी साख पर बट्टा न लगे। लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। उपग्रहों द्वारा ली गई उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां, इमेजेस साफ साफ दिखा रही थीं कि तुर्की के तीन भारी भरकम युद्धपोत भारतीय आईएनएस त्रिकंद के चारों ओर शिकारी भेड़ियों की तरह मंडरा रहे हैं, एक स्पष्ट और गंभीर खतरे का संकेत देते हुए। और तभी दिल्ली से 2 और निर्णायक आदेश तुरंत निकले। अरब सागर में तैनात 2 अतिरिक्त और शक्तिशाली युद्धपोतों को अग्रिम पंक्ति की तैनाती के लिए तुरंत भूमध्य सागर की ओर पूर्ण गति से रवाना किया जाए। अब हालात पूरी तरह से पलट चुके थे। पहले जहां तुर्की अपने संख्या बल और क्षेत्रीय स्थिति के कारण दबाव बना रहा था, अब भारत की अतिरिक्त और निर्णायक सैन्य मौजूदगी से तुर्की पर उलटा और असहनीय दबाव बढ़ने लगा। दिल्ली से एक और स्पष्ट और गैर समझौतावादी संदेश गया, भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, और अगर आईएनएस त्रिकंद के खिलाफ जरा सी भी आक्रामक हरकत हुई तो उसका जवाब पूरी ताकत से पलटवार में मिलेगा। बिना किसी देरी के भारत के साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। इसका सीधा मतलब यह था कि अब तुर्की की सभी संचार लाइनें, कम्युनिकेशन लाइन किसी भी क्षण पूरी तरह से ब्लैकआउट हो सकती थीं। उसकी आंखें और कान बंद हो सकते थे। सब कुछ योजनाबद्ध था। बस 8 घंटे की उलटी गिनती का समय टिक टिक कर रहा था, और तभी भारत ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल चली। उसने इस पूरी घटना को संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के सामने रख दिया और साफ शब्दों में कहा, हमने अधिकतम संयम दिखाया है, लेकिन अगर हमारी समुद्री सीमा और हमारे जहाज की सुरक्षा को लांघा गया तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अब यह मामला केवल 2 देशों के बीच का द्विपक्षीय तनाव नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज जोरदार तरीके से गूंज रही थी और तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय साख और विश्वसनीयता डगमगाने लगी थी। भूमध्य सागर अब सिर्फ एक सामुद्रिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ज्वलंत बारूद का मैदान बन चुका था। एक तरफ तुर्की के जहाज अपनी आक्रामकता पर अड़े थे, दूसरी तरफ भारत के युद्धपोत अपनी अडिग संकल्प शक्ति के साथ तैनात थे। बीच में तनाव का एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बादल छाया हुआ था, और ऊपर आसमान में निगरानी ड्रोन मंडरा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे गहराइयों में भारत की परमाणु पनडुब्बियां चुपचाप अदृश्य रहकर किसी भी अंतिम आदेश का इंतजार कर रही थीं। तुर्की को अब यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि भारत का इस बार पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। और इस बीच वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को तक वैश्विक पावर सेंटरों में चर्चाएं तेज हो गई थीं। हर जगह भारत तुर्की टकराव की बात हो रही थी, क्योंकि अगर यह भिड़ंत बढ़ी तो भूमध्य सागर एक नया और खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन सकता था। तुर्की के सामने अब 2 ही सीधे रास्ते बचे थे,
या तो भारत के कड़े अल्टीमेटम को मानकर अपनी बेइज्जती सहकर पीछे हटो या फिर सीधा और विनाशकारी टकराव चुनो। लेकिन वह जानता था कि भारत इस बार मजाक के मूड में नहीं है। दिल्ली से आईएनएस त्रिकंद को साफ और निर्णायक निर्देश थे। अगर तुर्की की तरफ से कोई भी आक्रामक गतिविधि दिखाई दे तो पलटवार करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। भारत ने यह भी तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि हर कदम आगे की सोच और निर्धारित रणनीति के साथ उठाएगा। रणनीतिक सर्किल्स में यह बात तेजी से फैल चुकी थी कि भारत के पास अब ऐसी अद्वितीय तकनीक है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के जहाजों को पूरी तरह से बेकार कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को जाम करना और दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर देना, यानी दुश्मन की आंखें और कान एक साथ बंद कर देना, यही भारत की असली सामरिक ताकत थी और यही उसकी रणनीति का असली हथियार था। तुर्की अब एक भयंकर दुविधा में था। अगर वह पीछे हटता तो नाटो देशों के भीतर उसकी इज्जत और ढाक को भारी नुकसान होता, और अगर वह भिड़ंत करता तो भारत की अजेय तकनीकी ताकत के सामने उसका भारी सैन्य नुकसान तय था। उसके अंदर डर था, लेकिन बाहर वह झूठा घमंड दिखा रहा था, और यही अति आत्मविश्वास उसके लिए सबसे बड़ी सामरिक गलती साबित होने वाली थी। अब बस उलटी गिनती बची थी। 8 घंटे की घड़ी टिक टिक कर रही थी। भारत का ऐतिहासिक अल्टीमेटम अपने आखिरी घंटों में था। भूमध्य सागर की लहरें ऊपर से शांत थीं, लेकिन माहौल में बिजली सी गूंज थी। हर स्क्रीन पर, हर कमांड सेंटर में, हर शीर्ष अधिकारी की नजरें एक ही चीज पर टिकी थीं। क्या तुर्की झुकेगा या नहीं? नई दिल्ली ने अपना निर्णय ले लिया था। अगर तुर्की पीछे नहीं हटता तो भारत अभूतपूर्व और निर्णायक कदम उठाएगा। अब यह सिर्फ एक नौसैनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति और सैन्य संकल्प का भी एक कठिन इम्तिहान था। पूरी दुनिया भारत की तरफ सांस रोके देख रही थी कि क्या सच में भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति की तरह निर्णायक कदम उठाएगा या पुराने ढर्रे पर चलकर सिर्फ संयम दिखाएगा। रात गहरी होती जा रही थी। समुद्र के ऊपर सन्नाटा था। सिर्फ लहरों की आवाज और जहाजों के इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। तुर्की के जहाज भारतीय पोत के चारों ओर अंतिम घेराबंदी बनाए हुए थे। अंतिम सेकंड का इंतजार सबको भारी लग रहा था। तभी दिल्ली से एक अंतिम और कठोर संदेश गया, समय खत्म हो रहा है, तुरंत पीछे हट जाओ। यह आखिरी चेतावनी है। उस निर्णायक पल तुर्की की सत्ता के गलियारों में घबराहट की लहर दौड़ गई। सलाहकारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाहर समुद्र पर जहाज आमने सामने थे और अंदर कूटनीतिक कमरे में भयंकर सन्नाटा पसरा था। सब जानते थे कि अगर भारत ने अब कार्रवाई की तो इतिहास बन जाएगा और भूमध्य सागर की लहरें उस रात को हमेशा याद रखेंगी। घड़ी ने अपना आखिरी सेकंड गिना और जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, दिल्ली से केवल एक ही अडिग आदेश निकला, ऑपरेशन शुरू करो। उसी पल आईएनएस त्रिकंद से एक अदृश्य सिग्नल उठा और समंदर की गहराइयों में निष्क्रिय पड़ी भारतीय पनडुब्बियां तुरंत सक्रिय हो गईं। कुछ ही सेकंडों में समुद्र के नीचे से एक अदृश्य और शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक लहर निकली और सीधे तुर्की की राष्ट्रीय ऊर्जा लाइन पर जा टकराई। अगले ही पल उनके मुख्य पाइपलाइनें ठप हो गईं। प्राकृतिक गैस का बहाव रुक गया, बिजली का ग्रिड पूरी तरह गिर गया और तुर्की की राजधानी अंकारा पल भर में अंधेरे में डूब गई। तुर्की के नौसेना बेस पर अफरा तफरी मच गई। सैनिक भाग दौड़ में लग गए, लेकिन कुछ भी नियंत्रण में नहीं था। उनकी कम्युनिकेशन लाइनें बंद थीं, रडार सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे, सब कुछ पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका था। एक झटके में उनकी पूरी नौसेना बेमतलब हो गई और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि भारत ने जो कहा था वह कोई मजाक नहीं था, यह असली अदृश्य डिजिटल स्ट्राइक थी। आईएनएस त्रिकंद ने एक भी गोला नहीं चलाया, फिर भी खेल खत्म कर दिया गया। तुर्की के जहाज जो भारतीय युद्धपोत को घेर रहे थे अब खुद रास्ता भटक गए। उनके सिस्टम जाम थे। कोई सिग्नल नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल। नई दिल्ली में माहौल बिल्कुल शांत था। कमांड सेंटर में बस एक आवाज गूंजी, मिशन सफल हुआ, लक्ष्य पूरा, त्रिकंद सुरक्षित है और नियंत्रण हमारे पास है। आदेश मिला, पोजीशन बनाए रखो और जरूरत पड़ी तो अगला वार तुरंत करो। अब समंदर की पूरी चाल भारत के कंट्रोल में थी। उधर तुर्की की राजधानी में हड़कंप मचा हुआ था। राष्ट्रपति के दफ्तर में आपातकालीन बैठक चल रही थी। ऊर्जा मंत्री रोते हुए रिपोर्ट दे रहा था कि पूरे देश में सप्लाई ठप हो गई है, बंदरगाहों पर अंधेरा छा गया है और सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। लोग हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ कैसे, क्योंकि भारत ने न तो कोई सीमा लांघी थी न कोई गोली चलाई थी, पर असर वैसा था जैसा किसी भीषण युद्ध में होता है।
अगले ही दिन दुनिया के मीडिया में बस एक ही सनसनीखेज खबर थी, इंडिया हिट्स बैक। भारत ने बिना युद्ध के तुर्की की रीढ़ तोड़ दी। हर जगह यही ब्रेकिंग हेडलाइन थी। अमेरिका ने इस पर बयान देने से इनकार किया। फ्रांस ने खुले तौर पर भारत के साथ खड़े होने की बात कही। रूस ने कहा, भारत ने साबित किया कि नई वैश्विक ताकतें अब चुप नहीं बैठती। तुर्की के अंदर अब डर का माहौल था। उसकी नौसेना पूरी तरह साइलेंट थी। जहाज किनारे खड़े थे, लेकिन इंजन बंद थे क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम ही क्रैश हो गए थे। अब वे सिर्फ लोहे के ढांचे बनकर रह गए थे। भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया था, उसकी ऊर्जा और प्रौद्योगिकी लाइन दोनों एक साथ। भारत ने कोई जश्न नहीं मनाया, बस एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश दिया, हम शांति चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारे जहाजों या सीमाओं पर उंगली उठाई तो जवाब ऐसा होगा कि समंदर भी कांप उठेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।